गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है और स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है? कमेंट करके सभी लोग बताइए। ओके ओके। आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? सभी लोग बताइए, कैसा चल रहा है आप लोग का स्टडी? प्रिपरेशन सही से हो रहा है? अच्छे से कीजिए। ठीक है ओके। तो आज की क्लास में हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके पहले सभी लोग आ जाइए, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, सभी लोग आ गए, क्लास को स्टार्ट करूं मैं? ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप लोग भी कमेंट में सभी लोग आंसर करते रहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से स्वास्थ्य की सबसे अधिक मान्य परिभाषा किसने दी या किसके द्वारा दी गई? ठीक है, सबसे जो ज़्यादा मान्य परिभाषा है स्वास्थ्य का, वो हमारे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दी गई। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्वास्थ्य की डेफिनेशन याद है सभी को? स्वास्थ्य क्या होता है? हाँ, पूरी तरह से फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, हर तरह से हॉलिस्टिकली स्वस्थ हो और कोई भी बीमारी उसमें ना हो, उसे ही हम स्वास्थ्य कहेंगे। और ये WHO के थ्रू दिया गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य अवधारणा बीमारी के रोगाणु सिद्धांत पर आधारित है? रोगाणु सिद्धांत में जैसे कि जो बीमारी को कर रहा है, कोई बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, तो इसके इसके बेसिस पे इसके बेसिस पे जो आधारित है अवधारणा स्वास्थ्य की, वो कौन सा है? वो है जैव चिकित्सीय अवधारणा। कौन सा है? जैव चिकित्सीय। जैव चिकित्सीय अवधारणा में हम बीमारी के रोगाणु के बारे में मतलब डिस्कस करते हैं, और उसमें व्याख्या किया गया कि किस तरह से कोई रोगाणु है वो बीमारी को शरीर में कॉज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 3। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं में क्या क्या शामिल होता है? अगर जो कोई भी इंसान मेंटल हेल्दी है, बिल्कुल ठीक है, तो वो कहीं पर भी एडजस्ट कर लेगा, इमोशनली स्टेबल रहेगा, कहाँ हंसना है, कहाँ रोना है, कहाँ चुप रहना है, सब कुछ उसके कंट्रोल में रहेगा। खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उसमें कि हाँ मैं कर लूँगा, ये काम मैं कर सकता हूँ, और अपना आत्मविश्वास रहेगा। तो ये तीनों ही करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4।
निम्न में से व्यक्ति के स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाला तत्व कौन सा है? कौन सा इसमें से फैक्टर है जो हमारे हेल्थ को मतलब निर्धारित करता है कि अच्छा होगा हमारा हेल्थ या बुरा होगा? तो देखिए, जो अनुवांशिक कारक है यानी जेनेटिक फैक्टर, ये भी हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करता है कि हाँ, हम अगर पेरेंट्स को बीमारी है तो बच्चों में हो सकता है, अगर पेरेंट्स हेल्दी है तो बच्चों में वो कोई बीमारी पेरेंट्स से नहीं आएगा, इसलिए जेनेटिक भी हो सकता है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय कारक या इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि अगर हमारा वातावरण जैसा होता है तो उसमें जो भी इंसान रहता है उसको भी, अगर वातावरण सही नहीं है तो इंसान को कोई बीमारी होने का चांस है, अगर वातावरण ठीक रहेगा तो वो हेल्दी रहेगा। कई स्वास्थ्य सर्विसेज होती हैं, सेवाएं होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये तीनों ही करेक्ट है, इसलिए यहाँ होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला जीवन शैली नहीं है? कौन सा नहीं है जो हमारे जीवन शैली को बढ़ावा दे रहा है, हमारे हेल्थ को बढ़ावा नहीं दे रहा है, हमारे हेल्थ को यानी कि खराब कर रहा है? वो है अत्यधिक वसा युक्त मसालेदार तैलीय व्यंजनों का उपयोग करना। अगर हम ऐसा करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी और मसाला वाला और बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, वसा वाला खाते हैं, तो इससे हमारे स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकता है, कई तरह की हृदय रोग हो सकती है, इसीलिए ये हमारे स्वास्थ्य में जीवन शैली नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली जीवन शैली है? कौन सा ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है जो नकारात्मक प्रभाव डालता है हमारे जीवन पे? कमेंट करके सभी लोग बताइए इसका आंसर। कौन सा ऐसा यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला जीवन शैली है? सभी लोग बताइए, चलिए कमेंट कीजिए। ठीक है, हाँ। कौन सा? अत्यधिक वसा युक्त मसालेदार और तैलीय व्यंजनों का उपयोग करना, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न में से प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के लक्षण है। एक अच्छा देखभाल किसे मानेंगे, उसमें क्या क्या लक्षण होने चाहिए कि हाँ, कोई इंसान का देखभाल अच्छा हो रहा है, देखभाल अच्छी तरह से हो रहा है, तो कैसा होना चाहिए? उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, और जितना ज़रूरत है कम से कम उतना तो मिलना ही चाहिए देखभाल, और व्यापकता होना चाहिए। अगर ऐसा हो कि उसका हेल्थ और ख़राब होता है तो देखभाल को और बढ़ाया जा सके, तो यानी ये तीनों ही होना चाहिए लक्षण एक अच्छा स्वास्थ्य के देखभाल के लिए, प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के लिए। तो यहाँ ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटकों में शामिल है। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटकों में क्या क्या शामिल होता है कि इसमें जो जैसे कि पोषण, उपयुक्त पोषण को प्रोत्साहन देना, ठीक है। हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में क्या क्या शामिल है कि हम प्रॉपर तरह से न्यूट्रिशन लें, मातृ और शिशु को स्वास्थ्य देखभाल करें, उसका अच्छे से हम बच्चे को और माँ को देखभाल करें, टीकाकरण करवाएं, ये सारी चीज़ें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटक हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? हाँ, इसको काट दीजिए। सभी को क्लियर है? हाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या क्या होना चाहिए हमारे हेल्थ को मतलब बीमारी से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अच्छा खाना लेना चाहिए, माँ और बच्चे को स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए, और टीकाकरण करवाना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्लियर है सभी को? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। अब यहाँ पर नहीं पूछा है, कमेंट करके सभी लोग बताइए इसका आंसर। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? सभी लोग बताइए कि कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं होता है प्राथमिक स्वास्थ्य के देखभाल में। ठीक है, कौन सा नहीं है? उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले रोगियों की प्राथमिकता। अगर बहुत ज़्यादा जिनका सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले रोगी हों तो उनकी जो प्राथमिकता ये किस में शामिल नहीं होती है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत में शामिल नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ, जिनको बहुत ज़्यादा सोसाइटी मतलब सोशल प्रॉब्लम है या जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की दिक्कत है, तो उनके रोगियों वैसे रोगियों को वैसे पेशेंट्स का जो प्राथमिकता ये किस में नहीं आएगा? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए, मतलब सभी को मिलना चाहिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। यहाँ न्याय संगत बंटवारे का क्या मतलब है? न्याय संगत बंटवारे का क्या मतलब है? यहाँ पर मतलब है कि रोगियों को देखभाल प्रदान करने से पूर्व एएनएम को न्यायालय द्वारा मतलब न्यायालय जाना चाहिए। पहला न्याय संगत का क्या मतलब हुआ? कि कानून के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, न्यायालय द्वारा एएनएम को मतलब न्यायालय जाना चाहिए, वहाँ से सारा कुछ पहले ही जो भी जैसे करना है, एक पेशेंट को कैसे कैसे केयर करना है, वो सारी चीज़ों का एक लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग हमें मिलना चाहिए। दूसरी बात कि रोगियों को देखभाल में स्थानीय पंचायतों के फैसलों को दिमाग में रखना चाहिए। जो स्थानीय वहाँ के गांव के पंचायत होंगे उनका जो फैसला होगा वो भी हमें फॉलो करना है। ठीक है, न्याय संगत बंटवारे का यही मतलब हुआ कि जो कानून है, जो लॉ है, उसके अकॉर्डिंग स्वास्थ्य की देखभाल होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो न्यायालय, उच्च मतलब न्यायालय हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उसके बाद आ जाइए स्थानीय पंचायत यानी गांव की पंचायत। उसके बाद हम बात करें तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की क्रियान्वयन। तो आप लोग सबसे पहले मुझे कमेंट में बताइए कि ये जो मैं आप लोग को ऑप्शन ए और बी बताई कि अगर न्याय संगत बंटवारे का मतलब है कि एएनएम को न्यायालय से परमिशन लेना है या स्थानीय पंचायत के फैसलों को दिमाग में रखना है, तो क्या ये दोनों प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में ज़रूरी है? अगर हमें जो पहला जो प्राथमिक रूप से देखभाल करना है किसी भी इंसान को, जैसे न्यूट्रिशन, टीकाकरण वगैरह, तो उसके लिए हमें न्यायालय से कोई फॉर्मेट और परमिशन की नीड होती है कानून के अकॉर्डिंग। कानून के अकॉर्डिंग मतलब न्याय संगत बंटवारे का मतलब क्या हुआ? आप लोग बताइए। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पर डाइवर्ट करने के लिए ऑप्शन ए और बी में बताई कि हमें ये दोनों चाहिए होता है परमिशन। हमें हाई कोर्ट से चाहिए परमिशन, हमें जो स्थानीय पंचायतों से चाहिए परमिशन, तो क्या ये परमिशन चाहिए होता है? कमेंट करके बताइए सभी कि क्या आपने अपने मतलब ट्रेनिंग के टाइम में कभी ऐसा सुना कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता हो? नहीं, तो ऐसा नहीं देखा तो यानी कि यहाँ ऑप्शन ए और बी क्या है? गलत है। ठीक है, सिंपल सा मतलब है न्याय संगत बंटवारे का मतलब है कि सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मिलनी चाहिए बिना किसी भी भेदभाव के। ठीक है, इसका यही मतलब है। ऑप्शन सी में आप देखिए कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्रियान्वयन
में जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, इन सभी आदि पर नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, इसी को हम क्या कहते हैं? न्याय संगत, इसी को हम न्याय संगत बंटवारा कहते हैं। क्या है न्याय संगत बंटवारा? जिसमें कि बिना किसी जाति, धर्म, सामाजिक आर्थिक स्थिति के भेदभाव किए बिना सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य देखभाल प्रोवाइड करना, वही न्याय संगत बंटवारा होता है। यानी यहाँ जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सभी लोग अच्छे से ध्यान से देखिए और कमेंट कीजिए अपने अपने करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें देखना है कि सत्य कथन कौन सा है। एक यहाँ पर काट दीजिए, ये ना सभी में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। देखिए, स्वास्थ्य एक बहुक्षेत्रीय अप्रोच है, बिल्कुल सही कि इसमें मतलब स्वास्थ्य में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, होलिस्टिक सब कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, तभी हम किसी को स्वस्थ कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। व्यक्ति को पोषण स्तर, उसके स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है। व्यापकता और पर्याप्तता प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के लक्षणों में शामिल है, बिल्कुल। मतलब कि एक प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल किसे हम कहेंगे? जब उसमें व्यापकता हो और पर्याप्तता हो, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किए हैं इसके लक्षण। तो ये दोनों होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पर तीनों आंसर सही है, तीनों कथन सही है कि हमारा स्वास्थ्य में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त क्या होगा? सभी। इसको काट दीजिए, इसको नहीं रखना है, यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आइए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी होती है? विटामिन ए से कौन सा होता है? रात में रन नहीं दिखता है, कॉर्नियल जीरोसिस हो सकता है। ठीक है, यानी कि आँख की दिक्कत में जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस या कॉर्नियल जीरोसिस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, स्कर्वी जिसमें दांतों से खून ये सब आने लगता है, तो मसूड़ों से खून आता है, तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कि निम्न में से विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा होता है? डी के वजह से कौन सा होता है? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिया, जो बोन होता है ना, बोन का जो बीमारी है वो हमारे विटामिन डी के कमी के कारण होता है, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम ये दोनों मिलकर हमारे हड्डियों के लिए काम करता है, इसको मजबूत बनाता है। अगर इसी की कमी हो जाएगी तो इसके वजह से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेसिया यानी बोन का कमजोर होना होता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 15। एक आदर्श स्वास्थ्य संकेतक की विशेषताओं में क्या शामिल है? एक अच्छा स्वास्थ्य किसको मानते हैं? जिसमें वैधता हो, विशिष्टता हो और विश्वसनीयता हो, उसे ही हम क्या मानते हैं? वैध स्वास्थ्य संकेतक मानते हैं, एक आदर्श। ठीक है, आदर्श स्वास्थ्य संकेतक किसको मानेंगे? एक अच्छा स्वास्थ्य किसको मानेंगे? जिसमें वैधता हो, जो मतलब स्वास्थ्य हो बिल्कुल हेल्दी हो सभी का जो इंसान है। विशिष्टता हो कि विशिष्टता हो मतलब कि कोई प्रॉब्लम जिसमें नहीं है, और इसका विश्वसनीय हो, जो स्वास्थ्य है उसमें वो रिलायबल हो, जब भी कहीं पर भी अगर टेस्ट वगैरह करवाया जाए तो वो इंसान हेल्दी मिले। यानी यहाँ पर तीनों ही आंसर सही है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी ये सभी विशेषताएं हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, कहता है कि निम्न में से स्वास्थ्य स्तर के मापन
हेतु उपयोग में लिया जाने वाला स्वास्थ्य संकेतक है। देखिए जो हम मतलब स्वास्थ्य स्तर के मापने के लिए जो हम उपयोग करते हैं, तो क्या चीज़ का हम उपयोग करते हैं कि किसी भी इंसान का हेल्थ को मेज़र करने के लिए कि उसका हेल्थ कैसा है, इसके लिए हम क्या मापते हैं। उसके लिए देखिए शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर, नेक्स्ट है अस्पतालों या स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या, पर्यावरणीय स्थिति या उपयुक्त सभी। ठीक है, और यहाँ पर एक और ऑप्शन है वो है विश्वसनीयता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो किसी भी इंसान का स्वास्थ्य स्तर कैसा है या हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर ये तीनों ही करते हैं। ठीक है, ये तीनों के थ्रू हम माप सकते हैं, इसीलिए यहाँ क्या होगा करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। कौन सा हो गया उपयुक्त सभी, इसको काट दीजिएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। शिशु का मृत्यु मतलब दर, मातृ मृत्यु दर, अस्पताल में कितने पेशेंट आ रहे हैं, ये सभी क्या इंडिकेट करते हैं हेल्थ के मतलब स्वास्थ्य के स्तर को ये इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से अनुवांशिक रोग का उदाहरण है। देखिए अनुवांशिक रोग किसके, यानी कि जो पेरेंट से क्या है बच्चों में उनके चाइल्ड में आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं अनुवांशिक रोग कहते हैं। देखिए टाइफाइड फीवर अनुवांशिक नहीं होता है, ये मतलब कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। ट्यूबरकुलोसिस खांसने छींकने इन्फेक्टेड पर्सन से होता है। अपेंडिसाइटिस जो होता है वो अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। लेकिन जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया एक ऐसा बीमारी होता है जो पेरेंट से बच्चे में आता है, और इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है ब्लड में उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण अगर एक बार कट लग जाए तो ब्लीडिंग रुकता नहीं है और अल्टीमेट डेथ हो सकता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुवांशिक रोग हीमोफीलिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से संक्रामक रोग कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो कौन सा नहीं है, वो है विक्रीय विफलता व रीनल फेलियर। किडनी जो फेल हो जाता है, किडनी जो फेल हो जाता है, तो ये क्या है कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। बाकी टीबी, गलगोटिया या डिप्थेरिया और पोलियो ये सब एक इंसान से दूसरे में फैल सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से सामुदायिक आवश्यक तत्वों में शामिल है। कौन सा सामुदायिक आवश्यक में शामिल है, वो है समुदाय के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। हम की भावना होना चाहिए समुदाय के लोगों में, निश्चित भौगोलिक एक ज्योग्राफिकल एरिया लिमिटेड होना चाहिए जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हों, व्यक्तियों का समुदाय होना चाहिए, बहुत सारे लोगों का समुदाय होना चाहिए। तो यहाँ उपयुक्त में से सभी ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों ही क्या हैं तत्व हैं समुदाय के, इन्हीं से समुदाय बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी घटना वर्ष 1920 में हुई थी। ठीक है, 1920 में कौन सी घटना हुई थी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS की स्थापना कब हुई थी, 1920 में हुई थी। और इसका क्या काम है, ये जो सोसाइटी है, ये जो संगठन है, ये क्या करता है, जो इमरजेंसी में जो डिज़ास्टर वगैरह आ जाता है, कहीं पर कोई इमरजेंसी आ जाता है, या ब्लड से रिलेटेड या स्वास्थ्य के मतलब कई तरह के फैसिलिटी से रिलेटेड काम करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इसमें है कि निम्न में से कौन सी घटना वर्ष 1943 में हुई थी स्वास्थ्य नर्सिंग। मतलब कौन सा ऐसा घटना जो 1943 में हुई थी, कौन सी ऐसी घटना है, वो है भोर कमेटी का गठन। भोर कमेटी का गठन कब हुआ था,
भोर कमेटी का गठन कब हुआ था? 1943 में। 1943 में भोर कम्युनिटी की गठन हुई थी। ये बहुत सारे कम्युनिटी बनाए गए थे बाद में चल के, जिसमें कि कई स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐसे चेंजेस किए गए थे और फैसिलिटी वगैरह सोसाइटी को दिए गए थे सभी को। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें है कि निम्न में से कौन सी घटना वर्ष 1952 में हुई थी? देखिए कौन सी ऐसी घटना थी जो मतलब साल 1952 में हुई थी? वो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ का गठन। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ कब हुआ था गठन? 1952 में। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ का गठन कब हुआ था? 1952 में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये सभी चीज़ें समझने की नहीं है, याद करने की है, तो ये आप बस ध्यान से देखो कब कौन सा गठन हुआ। एग्जाम में आपको यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कि कौन सा मतलब जो स्वास्थ्य का संगठन है वो कब कब होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब आ जाइए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कि निम्न में से कौन सी घटना वर्ष 1953 में हुई? फिर से देखिए, आप सभी यही सब याद रखिए। तो 1953 में जो है वो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसको हम नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं। तो ये याद रखना है 1953। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सी घटना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तृतीय पंचवर्षीय जो 5 सालों के लिए जो तीसरा जो थर्ड 5 साल का योजना बना था, थर्ड 5 साल का जो योजना बना था 5 ईयर प्लान, तो ये 5 ईयर प्लान में तीसरा ये कौन सा घटना मतलब इसके दौरान हुई थी? तो इसके दौरान जो है वो चड्डा कम्युनिटी का गठन हुआ था। कौन सा हुआ था? चड्डा कम्युनिटी का गठन हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट समझिए क्वेश्चन नंबर 25। 2015 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? 2015 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? वो थी 12वीं 12th 5 ईयर प्लान। कब चला है 5 ईयर्स प्लान? कब चला है? 2015 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 26। इसमें है कि निम्न में से सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की विशेषताओं में शामिल नहीं है। कौन सा ऐसा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग है जिसकी विशेषताओं में शामिल नहीं है? कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है वो देखेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, इस प्रकार के नर्सिंग देखभाल स्वास्थ्य केंद्रों तथा अस्पतालों में प्रदान की जाती है। देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग समुदाय में स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है, ना कि हॉस्पिटल में। ठीक है, तो अस्पताल में ये नहीं किया जाता है, ना ही कोई स्वास्थ्य केंद्र पर किया जाता है, बल्कि ये समाज के बीच रहकर समाज के लोगों के लिए उनकी स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये डी जो है ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से संस्थागत नर्सिंग की विशेषताओं में शामिल है। देखिए, संस्थागत नर्सिंग की विशेषता क्या होनी चाहिए? कोई संस्था है, वहाँ जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जा रही है वो कैसी होनी चाहिए? जो स्वास्थ्य केंद्र पर या फिर अस्पतालों में प्रदान की जाती है। ठीक है, ये होता है संस्थागत नर्सिंग की विशेषता। जो स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में नर्सिंग केयर दी जा रही है उसे ही हम क्या कहेंगे? संस्थागत नर्सिंग कहेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से स्वास्थ्य सहायक, जिसको हम महिला का कार्य कहते हैं, तो उसका क्या कार्य होता है? स्वास्थ्य सहायक का क्या काम होता है? अपने
अधीन कार्यरत, जो उनके नीचे कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उनको अच्छे से सुपरविज़न करना, उनको मार्गदर्शन, मोटिवेट और काम बताना, सिखाना, मातृ और शिशु के स्वास्थ्य को अच्छे से क्रियान्वय करना और चलाना, बच्चों एवं गर्भवती महिला को टीकाकरण लगवाना, ये तीनों ही काम स्वास्थ्य सहायक महिला का होता है। तो इसलिए यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य शामिल हैं, कौन कौन सा कार्य है, फिर से देखिए। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु उपाय करना, पर्यावरणीय स्वच्छता को प्रोत्साहन देना, मातृ और शिशु स्वास्थ्य का क्रियान्वय करना, ये तीनों ही काम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का होता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से सामुदायिक लक्षणों में शामिल नहीं है। समुदाय के लक्षण में क्या शामिल नहीं है, समुदाय में क्या नहीं होता है, वो है एक समुदाय के सभी लोगों के लिए नियमों की एक सामान्य व्यवस्था लागू नहीं होती है। ये गलत है। यहाँ पर सामान्य, सभी के लिए नियम क्या होना चाहिए, सामान्य लागू होना चाहिए, ना कि मतलब सभी के लिए अलग अलग हो। ठीक है, तो ये शामिल नहीं है, ये रॉन्ग है, इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें है कि निम्न में से सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। अब देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के सिद्धांत में क्या शामिल नहीं होगा, क्या शामिल नहीं होगा, वो है कि इन सेवाओं के क्रियान्वयन के बदले सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग द्वारा कोई उपहार आदि की मांग करना गलत नहीं है। ये गलत है, ये शामिल नहीं है। ठीक है, ये शामिल नहीं है कि कोई उपहार मांग रहा है, किसी चीज़ का इंसेंटिव मांग रहा है, पैसे ले रहा है, ये सारी चीज़ें गलत है, ये शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कि निम्न में से सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिकाओं में शामिल है। देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका क्या क्या होनी चाहिए, वह एक निरीक्षक के रूप में समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करती है। ठीक है, स्वास्थ्य स्तर कैसा है सभी लोगों का, समुदाय के लोगों का, इसका चेकअप करना जो है वो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का काम है। इसके अलावा वह एक शिक्षक के रूप में स्वास्थ्य शिक्षा देती है। वह लोगों को उसकी आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन करती है, यानी कि जैसा उसको हेल्थ की नीड होती है लोगों को समुदाय में, तो उसी तरह का हेल्थ नीड प्रोवाइड करती है। तो यहाँ ये तीनों काम जो है वो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर, तो चलिए यहाँ पर हमने 32 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ है, यदि डिलीवरी घर पर हुई हो तो ऐसी स्थिति में एएनएम अथवा आशा को प्रथम गृह मुलाकात कब करनी चाहिए। ठीक है, अगर घर पे डिलीवरी हुआ है तो उसके बाद आशा और एएनएम कब जाएगी पेशेंट से मिलने, मतलब मदर और बच्चे को देखने, प्रसव के 24 घंटे के अंदर। ठीक है, प्रसव के 24 घंटे के अंदर एएनएम और आशा दोबारा से जाकर मदर को देखेगी। ऑप्शन मतलब ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर फिर से समझिए, प्रसव पश्चात गृह मुलाकात के दौरान महिला को दी जाने वाली नवजात संबंधी सलाहों में शामिल है। क्या क्या प्रसव के बाद सलाह देना होता है, महिलाओं को अपने नवजात को दिन में से कम 6-7 बार तथा रात में 2 से 3 बार स्तनपान कराना चाहिए। बिल्कुल सही। डिमांड फीडिंग की प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसे ही बच्चा को भूख लगे और रोने लगे तो उसको ब्रेस्ट फीड करवाना है। और नवजात के राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार टीके समय पर लगवाने की सलाह देनी चाहिए। ठीक है, वैक्सीन के रिलेटेड सलाह देनी चाहिए। तो तीनों सलाह दिए जाते हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को। ठीक है, तो यहाँ क्या आंसर होगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, कि अपगार स्कोरिंग के दौरान, मतलब 3 नहीं है, ऐसे हम लोग जैसे सीक्वेंस में पहले से कर रहे थे 32 तक तो हमने किया, उसके बाद ये 34 33 34 ये 35 है, एक तरह से कहिए ये 35 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो अपगार स्कोरिंग के दौरान निम्न लक्षण आकलन किए जाते हैं। सभी को पता है अपगार के बारे में, आपने थ्योरी क्लास देखा होगा तो उसमें मैं इसको बताई थी। A4 होता है अपीयरेंस, यानी उसका देखने में कैसा है बच्चा, और स्किन का कलर क्या है। P4 होता है उसका पल्स या हार्ट रेट। G4 होता है ग्रीमेस, यानी मसल का टोन, शरीर में मसल्स जो कैसा कितना स्ट्रेंथ है। A4 होता है उसके शरीर की एक्टिविटी, और R4 होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसमें हम जो आकलन करते हैं बच्चे को, तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, त्वचा का रंग होता है, हृदय की धड़कन, श्वास, श्वसन दर, ये सभी होता है। यहाँ करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात कीजिए 36 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ये क्या है 36 क्वेश्चन नंबर, नवजात को हाइपोथर्मिया की रोकथाम हेतु, मतलब जब उसका शरीर का जो टेम्परेचर है उसको वो कम हो जाता है, तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रोकने के लिए हम प्रसूति कक्ष, यानी जो हमारा लेबर रूम होता है उसका तापमान हम उसको बराबर रखेंगे, शरीर के जितना होना चाहिए शरीर का हमारा टेम्परेचर उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद ही सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। नवजात शिशु को माँ के सीने से चिपका कर रखने से क्या होता है कि बच्चे का शरीर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, और उसको हम जो उसका शरीर का टेम्परेचर कम होगा उससे बचा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो यहाँ ये तीनों ही इस तरह से हम उसके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। ये कौन सा है 37, जन्म के समय सामान्य नवजात का वजन होता है, जन्म के समय सामान्य नवजात का वजन कितना होता है, वो होता है 2.5 to 3 kg, कितना होता है 2.5 to 3 kg बच्चे का नॉर्मल वजन माना जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 38 है ना, क्वेश्चन नंबर 38, पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका होती है, क्या होती है, परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना। दूसरा ऑप्शन है परिवार के सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य सेवा देना, परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मुद्दों पर सलाह देना, तो ये सलाह भी देना है उसको, परिवार को जो भी सेवा चाहिए स्वास्थ्य से रिलेटेड वो भी देना है। सबसे पहले तो उसके स्वास्थ्य का समस्या अगर है तो वो पता लगाएंगे। तो ये तीनों ही काम किसका होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, ये कौन सा है 39, निम्न में से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के उद्देश्यों में शामिल है। मातृ और शिशु के स्वास्थ्य सेवा मतलब क्यों दी जाती है, उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है मातृ रुग्णता एवं मातृ मृत्यु, यानी कि मदर का बीमारी और उसकी मृत्यु को रोकना, महिला को गर्भावस्था, प्रसव प्रक्रिया और सूतिकावस्था के दौरान उपयुक्त देखभाल प्रदान करना, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम और डिलीवरी के बाद उसको अच्छे से केयर देना, और बच्चों में उचित शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना। ये सभी उद्देश्य किस में शामिल होते हैं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में। तो यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ये कौन सा है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से क्लिनिक के उद्देश्यों में शामिल है। क्लिनिक का उद्देश्य क्या होता है, रोगियों की बीमारियों का निदान करना, बीमार लोगों का उपचार करना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, ठीक है, उपयुक्त सभी, ठीक है। क्लिनिक में क्या क्या होता है, बीमारी को हम ट्रीटमेंट करते हैं, बीमारी का अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, पता लगाते हैं, और जो भी सलाह है वो देते हैं। तो यहाँ जो होगा करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने टोटल आज की क्लास में 40 क्वेश्चंस किए जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम अगले क्लास में एमसीक्यूज़ करेंगे जो इसके बाद के हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस क्लास। अच्छे से आप लोग पढ़िए। टेक केयर, बाय बाय।